चीन की जायंट हुआवे कंपनी। अध्याय 1। प्रारंभिक वर्ष और स्थापना। हुआवे टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड की कहानी 1987 में शेंजन, चीन के एक छोटे से कार्यालय से शुरू होती है, जब रेन जेंगफेई ने केवल 21,000 युआन यानी लगभग 3,000 अमेरिकी डॉलर की पूंजी के साथ इस कंपनी की नींव रखी। उस समय चीन का दूरसंचार उद्योग अपनी प्रारंभिक अवस्था में था और विदेशी कंपनियां जैसे कि अमेरिका और यूरोप की दिग्गज फर्में बाजार पर हावी थी। रेन जेंगफेई ने रेन जेंगफेई, जो पहले चीनी सेना में एक इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां चीन स्वदेशी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो। इस दृष्टिकोण के साथ हुआवे का जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ यानी चीन और वेई यानी उपलब्धि से लिया गया, जो चीन की उपलब्धि का प्रतीक है। रेन जेंगफेई का दृष्टिकोण। तो रेन जेंगफेई, जो 1944 में दक्षिण पश्चिमी चीन के गुइजोउ प्रांत में एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे, उन्होंने अपने सैन्य अनुभव से अनुशासन, रणनीतिक सोच और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को अपनाया। सेना छोड़ने के बाद उन्होंने शेंजन में एक नई शुरुआत की, जो उस समय चीन के आर्थिक सुधारों का केंद्र बन रहा था। वो जगह रेन ने देखा कि चीन में दूरसंचार उपकरणों की मांग तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन स्थानीय कंपनियों की कमी के कारण विदेशी उपकरणों पर निर्भरता थी। इस कमी को अवसर के रूप में देखते हुए रेन जेंगफेई ने हुआवे को एक ऐसी कंपनी के रूप में स्थापित किया जो न केवल स्थानीय जरूरतों को पूरा करे, बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा भी करे। शुरुआती चुनौतियां। तो 1987 में हुआवे की शुरुआत एक छोटे से ट्रेडिंग व्यवसाय के रूप में शुरू हुई, जो हांगकांग की एक कंपनी के लिए टेलीफोन स्विच बेचती थी। उस समय कंपनी के पास न तो अपनी तकनीक थी और न ही बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की क्षमता। शेंजन में एक छोटे से कार्यालय में कुछ कर्मचारियों की टीम के साथ हुआवे ने ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते और विश्वसनीय टेलीफोन उपकरण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया। यह रणनीति महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ग्रामीण चीन में दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक विकसित नहीं हुआ था और विदेशी कंपनियां इन क्षेत्रों को नजरअंदाज करती थी। हुआवे की शुरुआती चुनौतियों में पूंजी की कमी, तकनीकी विशेषज्ञता की कमी और विदेशी दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा शामिल थी। इसके बावजूद रेन जेंगफेई ने कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए एक अनूठी कॉरपोरेट संस्कृति विकसित की। उन्होंने सैन्य शैली का अनुशासन लागू किया, डिसिप्लिन लागू किया, जिसमें कर्मचारियों से लंबे समय तक काम करने और कंपनी के लक्ष्यों के प्रति पूर्ण समर्पण की अपेक्षा की गई। रेन जेंगफेई ने कहा था, हमें भेड़ियों की तरह एकजुट और आक्रामक होना होगा। इस दृष्टिकोण ने कर्मचारियों में एक मजबूत कार्य नीति और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना पैदा की। पहला कदम, C08 स्विच। पहला कदम। 1990 के दशक की शुरुआत में हुआवे ने अपनी तकनीकी क्षमता को विकसित करने की दिशा में कदम उठाया। 1993 में कंपनी ने अपना पहला स्वदेशी उत्पाद CN-C08 डिजिटल टेलीफोन स्विच लॉन्च किया। यह स्विच ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया था और इसकी लागत विदेशी विकल्पों की तुलना में काफी कम थी। CN-C08 की सफलता ने हुआवे को चीन के छोटे और मीडियम साइज के शहरों में एक विश्वसनीय सप्लायर के रूप में स्थापित किया। इस प्रोडक्ट ने न केवल कंपनी की तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित किया, बल्कि यह भी साबित किया कि हुआवे विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम कर सकता है। स्थानीय बाजार में पैर जमाना। तो 1995 तक हुआवे ने चीनी सरकार के समर्थन और स्थानीय ऑपरेटरों के साथ साझेदारी के माध्यम से अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। कंपनी ने चाइना टेलीकॉम जैसे बड़े ऑपरेटरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए, जो उस समय चीन के दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। हुआवे की रणनीति थी कि वह सस्ते, विश्वसनीय और अनुकूलित समाधान प्रदान करे, जो विदेशी कंपनियों की तुलना में स्थानीय जरूरतों के लिए अधिक उपयुक्त हो।
इस रणनीति ने कंपनी को तेजी से वृद्धि करने में मदद की और 1996 तक हुआवे ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कदम रखने की योजना बनानी शुरू कर दी। अध्याय 2, अनुसंधान और विकास में निवेश। तो हुआवे की सफलता की नींव इसके अनुसंधान और विकास में निरंतर और भारी निवेश पर टिकी हुई है। 1990 के दशक की शुरुआत में जब हुआवे ने अपनी पहचान एक छोटे से टेलीकॉम उपकरण डिस्ट्रीब्यूटर से स्वदेशी प्रौद्योगिकी निर्माता के रूप में स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया, तो कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अपनी रणनीति का केंद्र बनाया था। रेन ज़ेंगफेई का मानना था कि तकनीकी नवाचार ही वह पूंजी है जो हुआवे को विदेशी दिग्गजों जैसे नोकिया, सिस्को और अल्काटेल के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगी। इस अध्याय में हम हुआवे के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रयासों, इसके शुरुआती नवाचारों और वैश्विक स्तर पर इसके प्रभाव की पड़ताल करते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रणनीतिक निवेश। 1990 के दशक में जब हुआवे ने अपने पहले स्वदेशी प्रोडक्ट CN-C08 डिजिटल टेलीफोन स्विच को विकसित किया, तो कंपनी ने अपनी आय का लगभग 10% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करना शुरू किया। यह उस समय के लिए एक साहसिक कदम था, क्योंकि हुआवे एक छोटी कंपनी थी और संसाधनों की कमी से जूझ रही थी। फिर भी रेन ज़ेंगफेई ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें तकनीकी आत्मनिर्भरता और नवाचार को प्राथमिकता दी गई। 1995 तक हुआवे ने शेंजन में अपना पहला रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र स्थापित किया, जहां इंजीनियरों की एक समर्पित टीम ने अगली पीढ़ी के टेलीकॉम उपकरणों पर काम शुरू किया। 2000 के दशक तक हुआवे का रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट तेजी से बढ़ा। 2018 में कंपनी ने 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश किया, जो वैश्विक स्तर पर टेलीकॉम उद्योग में सबसे अधिक था। 2023 तक हुआवे ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुल 160 बिलियन डॉलर से अधिक खर्च किया था और अगले 5 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर से और ज्यादा और निवेश करने की योजना बनाई। इस इन्वेस्टमेंट ने हुआवे को 5G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में अग्रणी बनाया। तकनीकी नवाचार और पेटेंट। तो हुआवे की रिसर्च एंड डेवलपमेंट रणनीति का एक प्रमुख पहलू इसकी पेटेंट पोर्टफोलियो को मजबूत करना था। 1990 के दशक के अंत तक कंपनी ने अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं के लिए हजारों पेटेंट दायर किए। 2019 तक हुआवे के पास 85,000 से अधिक पेटेंट थे, जिनमें से कई 5G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थे। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हुआवे लगातार कई वर्षों तक वैश्विक पेटेंट आवेदनों में टॉप पर रहा। विशेष रूप से कंपनी के पास 5G के लिए मानक आवश्यक पेटेंट ACPs की संख्या सबसे बड़ी संख्या थी, जो इसे वैश्विक 5G मानकों को आकार देने में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाता है। हुआवे ने न केवल टेलीकॉम उपकरणों में नवाचार किया, बल्कि उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्मार्टफोन और स्मार्ट डिवाइस में भी प्रगति की। उदाहरण के लिए कंपनी ने अपने किरिन चिपसेट्स विकसित किए, जो इसके स्मार्टफोन और अन्य उपकरणों में उपयोग होते हैं। ये चिपसेट्स न केवल लागत प्रभावी थे, बल्कि प्रदर्शन में क्वालकॉम और मीडियाटेक जैसे प्रतिस्पर्धियों के बराबर थे। वैश्विक रिसर्च एंड डेवलपमेंट नेटवर्क। तो हुआवे ने जल्दी ही महसूस किया कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए स्थानीय रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्रों से आगे बढ़ना होगा। साल 2000 के दशक में कंपनी ने यूरोप, अमेरिका और एशिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र स्थापित किए। स्वीडन, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में इसके केंद्रों ने 5G और वायरलेस तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि भारत और रूस में जो स्थापित रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र थे, उन्होंने सॉफ्टवेयर विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान में विशेषज्ञता रखते थे। 2023 तक हुआवे के पास 20 से अधिक देशों में 36 रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र थे, जहां 1 लाख से अधिक इंजीनियर
और वैज्ञानिक कार्यरत थे। शुरुआती लूजली कपल्ड स्विच और अन्य नवाचार। तो 1990 के दशक के अंत में हुआवेई ने अपने लूजली कपल्ड स्विचिंग सिस्टम को विकसित किया, जो अधिक लचीले और स्केलेबल नेटवर्क समाधान प्रदान करते थे। ये सिस्टम ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने में सक्षम थे, जिसने हुआवेई को विकासशील देशों में एक पसंदीदा सप्लायर बनाया। इसके अलावा कंपनी ने ऑप्टिकल नेटवर्किंग और डेटा ट्रांसमिशन तकनीकों में भी प्रगति की, जो बाद में 3G और 4G नेटवर्क के लिए आधार बनी। चुनौतियां और लचीलापन। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारी निवेश के बावजूद हुआवेई को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शुरुआती वर्षों में कंपनी को तकनीकी विशेषज्ञता और अनुभवी कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा विदेशी कंपनियों ने हुआवेई पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी के आरोप लगाए, जैसे कि 2003 में सिस्को सिस्टम्स का मुकदमा। हालांकि हुआवेई ने इन आरोपों का खंडन किया और मामले को अदालत के बाहर ही सुलझा लिया। इन चुनौतियों ने कंपनी को अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित किया। अध्याय 3, वैश्विक विस्तार की शुरुआत। तो 1990 के दशक के मध्य तक हुआवेई ने चीन के दूरसंचार बाजार में एक मजबूत आधार स्थापित कर लिया था, लेकिन रेन ज़ेंगफेई की महत्वाकांक्षा केवल स्थानीय सफलता तक सीमित नहीं थी। उनका दृष्टिकोण था कि हुआवेई को एक वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गज बनना चाहिए, टेक जायंट बनना चाहिए, जो न केवल चीन की जरूरतों को पूरा करे, बल्कि विश्व स्तर पर नोकिया, एल्काटेल और सिस्को जैसी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा भी करे। 1996 से 2000 तक हुआवेई ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने की रणनीति अपनाई, जो इसकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस अध्याय में हम हुआवेई के वैश्विक विस्तार के शुरुआती कदमों, चुनौतियों और उपलब्धियों की पड़ताल करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहला कदम। हुआवेई ने अपने वैश्विक विस्तार की शुरुआत विकासशील देशों से की, जहां विदेशी कंपनियां कम ध्यान देती थी। 1996 में कंपनी ने रूस, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे बाजारों में अपने टेलीकॉम उपकरणों की बिक्री शुरू की। हुआवेई की रणनीति थी कि वह सस्ते, विश्वसनीय और अनुकूलित समाधान प्रदान करे, जो स्थानीय ऑपरेटरों की जरूरतों के अनुरूप हो। उदाहरण के लिए अफ्रीका में जहां दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित था, हुआवेई ने कम लागत वाले बेस स्टेशन और नेटवर्क उपकरण प्रदान किए, जिसने इसे स्थानीय ऑपरेटरों के बीच लोकप्रिय बनाया। 1997 में हुआवेई ने रूस में अपने पहले अंतरराष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत उसने स्थानीय टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए नेटवर्क उपकरण प्रदान किए। यह कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि इसने न केवल हुआवेई की तकनीकी विश्वसनीयता को साबित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि एक चीनी कंपनी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती है। निवेश और रणनीति। तो हुआवेई ने वैश्विक विस्तार के लिए भारी निवेश किया। 1996 से 2000 तक कंपनी ने लगभग $150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया, ताकि वह अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी उपस्थिति स्थापित कर सके। इस निवेश का उपयोग नए कार्यालय खोलने, स्थानीय कर्मचारियों को नियुक्त करने और वैश्विक रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र स्थापित करने में किया गया। 1999 में हुआवेई ने बेंगलोर भारत में अपना पहला विदेशी रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र खोला, जो सॉफ्टवेयर विकास और नेटवर्क समाधानों पर केंद्रित था। इस केंद्र ने न केवल भारत के बाजार में हुआवेई की पहुंच बढ़ाई, बल्कि वैश्विक ग्राहकों के लिए अनुकूलित समाधान विकसित करने में भी मदद की। हुआवेई की रणनीति में स्थानीयकरण एक महत्वपूर्ण एलिमेंट था। कंपनी ने प्रत्येक बाजार की विशिष्ट जरूरतों को समझने और उनके अनुसार अपने उत्पादों को अनुकूलित करने पर जोर दिया। उदाहरण के लिए अफ्रीकी देशों में जहां बिजली की आपूर्ति अनियमित थी, हुआवेई ने सोलर एनर्जी से संचालित बेस स्टेशन विकसित किए।
इस तरह के नवाचारों ने कंपनी को विकासशील देशों में एक पसंदीदा भागीदार बनाया। उपलब्धियां और वैश्विक मान्यता। तो 2005 तक हुआवे की विदेशी आय ने पहली बार चीन की आय को कर लिया, जो कंपनी के वैश्विक विस्तार की सफलता का एक स्पष्ट सिग्नल था। इस समय तक हुआवे ने 100 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति स्थापित कर ली थी और विश्व के शीर्ष 50 दूरसंचार ऑपरेटरों में से 80% के साथ साझेदारी की थी। 2004 में हुआवे ने नीदरलैंड के एक प्रमुख ऑपरेटर टेलफोर्ट के साथ 3G नेटवर्क का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया, जो यूरोप में इसकी पहली बड़ी सफलता थी। इस कॉन्ट्रैक्ट ने हुआवे को पश्चिमी बाजारों में एक विश्वसनीय ब्रांड के रूप में स्थापित किया। 2008 में हुआवे को फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में शामिल होने वाली पहली चीनी टेलीकॉम कंपनी के रूप में मान्यता मिली। यह उपलब्धि कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी, क्योंकि इसने न केवल हुआवे की वैश्विक पहुंच को प्रदर्शित किया, बल्कि यह भी साबित किया कि एक चीनी कंपनी उच्च प्रतिस्पर्धी तकनीकी उद्योग में नेतृत्व कर सकती है। चुनौतियां। तो वैश्विक विस्तार के दौरान हुआवे को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पश्चिमी देशों में कंपनी को अक्सर एक चीनी कंपनी होने के कारण संदेह का सामना करना पड़ा। कुछ देशों में सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए हुआवे के उपकरणों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। इसके अलावा स्थानीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न देशों के नियामक मानकों को पूरा करना भी एक जटिल प्रक्रिया थी। फिर भी हुआवे ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए स्थानीय साझेदारियों और पारदर्शी संचालन पर ध्यान केंद्रित किया। अध्याय 4, स्मार्टफोन बाजार में प्रवेश। तो 2000 के दशक के अंत तक हुआवे ने दूरसंचार उपकरणों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना ली थी, लेकिन उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में उसका नाम अभी तक अपरिचित था। उस समय स्मार्टफोन बाजार पर एप्पल और सैमसंग का दबदबा था और इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में प्रवेश करना एक जोखिम भरा कदम था। फिर भी हुआवे ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 2010 के दशक में स्मार्टफोन बाजार में कदम रखा, जिसने कंपनी को एक वैश्विक उपभोक्ता ब्रांड के रूप में स्थापित किया। इस अध्याय में हम हुआवे के स्मार्टफोन उद्योग में प्रवेश, इसकी रणनीतियों और उल्लेखनीय उपलब्धियों की पड़ताल करते हैं। तो स्मार्टफोन बाजार में पहला कदम। हुआवे ने 2003 में स्मार्टफोन व्यवसाय में प्रवेश की शुरुआत की, लेकिन शुरुआत में यह अन्य कंपनियों के लिए OEM यानी मूल उपकरण निर्माता के रूप में काम करता था, जो उनके ब्रांड के तहत फोन बनाता था। 2009 में हुआवे ने अपना पहला ब्रांडेड एंड्रॉयड स्मार्टफोन हुआवे U8220 लॉन्च किया, जो ऑस्ट्रेलिया के एक टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए बनाया गया था। यह फोन तकनीकी रूप से साधारण था और बाजार में ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाया, लेकिन इसने कंपनी को स्मार्टफोन डिजाइन और सॉफ्टवेयर विकास में अनुभव प्रदान किया। 2011 में हुआवे ने अपने स्मार्टफोन व्यवसाय को गंभीरता से लिया और हुआवे एस्केंड सीरीज लॉन्च की। ASCEND हुआवे एस्केंड सीरीज लॉन्च की। एस्केंड B1 जो 2012 में लॉन्च हुआ, कंपनी का पहला प्रीमियम स्मार्टफोन था, जिसमें ड्यूअल कोर प्रोसेसर और हाई रिजोल्यूशन डिस्प्ले था। इस सीरीज ने मध्यम श्रेणी के उपभोक्ताओं को लक्षित किया और हुआवे को सस्ते लेकिन गुणवत्तापूर्ण स्मार्टफोन के निर्माता के रूप में पहचान दिलाई। ऑनर ब्रांड और दोहरी रणनीति। तो 2013 में हुआवे ने अपने सब ब्रांड ऑनर की शुरुआत की, जो विशेष रूप से युवा और ऑनलाइन उपभोक्ताओं को लक्षित करता था। ऑनर स्मार्टफोन को मुख्य रूप से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचा गया, जिसने लागत को कम रखने और तेजी से बाजार में प्रवेश करने में मदद की। ऑनर 3C और ऑनर 6 जैसे मॉडल ने अपनी कीमत के हिसाब से शानदार प्रदर्शन और फीचर्स के कारण लोकप्रियता हासिल की। इस दोहरी रणनीति हुआवे ब्रांड के तहत प्रीमियम डिवाइस
और ऑनर के तहत किफायती डिवाइस ने कंपनी को विभिन्न बाजार सेगमेंट में मजबूत स्थिति दी। तकनीकी नवाचार और किरिन चिपसेट। तो हुआवेई की स्मार्टफोन सफलता का एक प्रमुख कारण इसका स्वदेशी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में निवेश था। 2012 में कंपनी ने अपने पहले किरिन चिपसेट किरिन K3V2 उसको लॉन्च किया, जो एस्केंड D1 कोड में उपयोग हुआ। हालांकि शुरुआती किरिन चिपसेट्स क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की तुलना में कम शक्तिशाली थे, लेकिन हुआवेई ने तेजी से सुधार किया। 2018 तक किरिन 980 980 किरिन 980 जो 7 नैनोमीटर प्रक्रिया पर आधारित था, उसने एआई प्रोसेसिंग और ऊर्जा एफिशिएंसी में उद्योग के अग्रणी मानक स्थापित किए। हुआवेई ने अपने स्मार्टफोन में कैमरा तकनीक पर भी विशेष ध्यान दिया। 2016 में कंपनी ने लेइसा के लेइसा के साथ साझेदारी शुरू की, जिसके परिणाम स्वरूप हुआवेई P9 में ड्यूअल लेंस कैमरा सिस्टम पेश किया गया। इस साझेदारी ने हुआवेई के स्मार्टफोन्स को फोटोग्राफी के मामले में शीर्ष स्तर पर पहुंचाया। हुआवेई P20 Pro 2018 का, जिसने ट्रिपल लेंस कैमरा सिस्टम के साथ उद्योग में क्रांति ला दी। वैश्विक बाजार में उछाल। तो 2018 तक हुआवेई दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्माता बन गया, जिसने सैमसंग को पीछे छोड़ दिया और एप्पल को कड़ी टक्कर दी। आईडीसी यानी इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन के अनुसार 2018 में हुआवेई ने 206 मिलियन स्मार्टफोन बेचे, जिससे इसकी वैश्विक बाजार हिस्सेदारी 17.6% हो गई। हुआवेई M80 मेट, हुआवेई मेट और P सीरीज जैसे मेट 20 प्रो और P30 प्रो, जिसने प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी की स्थिति को मजबूत किया। यूरोप, एशिया और अफ्रीका में हुआवेई के स्मार्टफोन की मांग बढ़ी, विशेष रूप से उनकी बैटरी लाइफ, कैमरा की गुणवत्ता और किफायती कीमत के कारण। चुनौतियां। तो स्मार्टफोन बाजार में हुआवेई की तेजी से वृद्धि के बावजूद कंपनी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पश्चिमी बाजारों विशेष रूप से अमेरिका में हुआवेई के स्मार्टफोन को सुरक्षा चिंताओं के कारण प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों ने हुआवेई को गूगल मोबाइल सर्विसेज यानी GMS गूगल मोबाइल सर्विसेज तक पहुंच से वंचित कर दिया, जिसने इसके अंतरराष्ट्रीय स्मार्टफोन बिक्री को प्रभावित किया। फिर भी हुआवेई ने इन चुनौतियों का जवाब अपने हार्मोनी ऑपरेटिंग सिस्टम और हुआवेई मोबाइल सर्विसेज HMS के विकास के साथ दिया। अध्याय 5 5G में नेतृत्व। तो हुआवेई की वैश्विक प्रौद्योगिकी नेतृत्व की यात्रा में 5G टेक्नोलॉजी का विकास और तैनाती एक निर्णायक अध्याय है। 2010 के दशक के मध्य से हुआवेई ने 5वीं पीढ़ी यानी 5G के वायरलेस नेटवर्क में अग्रणी भूमिका निभाई, जो उच्च गति, कम विलंबता और बड़े पैमाने पर डिवाइस कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इस टेक्नोलॉजी ने न केवल दूरसंचार उद्योग को बदल दिया, बल्कि स्मार्ट सिटी, स्वायत्त वाहन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। इस अध्याय में हम हुआवेई के 5G में निवेश, नवाचारों और वैश्विक प्रभाव की पड़ताल करेंगे। 5G में शुरुआती निवेश। तो हुआवेई ने 2009 में ही 5G अनुसंधान शुरू कर दिया था, जब 4G नेटवर्क अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थे। कंपनी ने इस उभरती प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनने के लिए अपने अनुसंधान और विकास बजट का एक बड़ा हिस्सा 5G पर केंद्रित किया। 2013 तक हुआवेई ने 5G के लिए 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया और 2016 में इस निवेश को बढ़ाकर 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया। इस निवेश ने हुआवेई को 5G मानकों के विकास, उपकरण डिजाइन और नेटवर्क तैनाती में अग्रणी बनाया। हुआवेई ने वैश्विक स्तर पर 5G अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के साथ पार्टनरशिप की
उदाहरण के लिए कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में 5G इनोवेशन सेंटर स्थापित किया और जर्मनी में 5G प्रोटोटाइप परीक्षण केंद्र खोले। इन प्रयासों ने हुआवे को 5G तकनीक के व्यवसायीकरण में तेजी लाने में मदद की। मानक आवश्यक पैटर्न में नेतृत्व। तो हुआवे की 5G सफलता का एक प्रमुख आधार इसका मानक आवश्यक पैटर्न यानी एसीपीज में नेतृत्व है। 5G नेटवर्क के संचालन के लिए आवश्यक पैटर्न्स में हुआवे की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। 2020 तक कंपनी के पास 3000 से अधिक 5G संबंधित पैटर्न थे, जो वैश्विक स्तर पर नोकिया और क्वालकॉम जैसे प्रतिस्पर्धियों से आगे था। इन पैटर्न्स ने हुआवे को 3GPP यानी थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जैसे अंतरराष्ट्रीय मानक संगठनों में एक प्रभावशाली आवाज दी, जो 5G के वैश्विक मानकों को निर्धारित करते हैं। हुआवे ने अपने पैटर्न्स को निष्पक्ष, उचित और गैर भेदभावपूर्ण यानी फ्रेंड शर्तों के लाइसेंस देने की नीति अपनाई, जिसने इसे अन्य कंपनियों के साथ सहयोग करने और वैश्विक 5G पारिस्थितिकी तंत्र यानी वैश्विक 5G इकोसिस्टम को मजबूत करने में सक्षम बनाया। अब 5G नेटवर्क तैनाती। तो 2019 तक हुआवे ने विश्व भर में 40,000 से अधिक 5G बेस्ड स्टेशन स्थापित किए और 30 से अधिक देशों में 5G कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। कंपनी ने यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया में 5G नेटवर्क तैनाती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड में हुआवे ने सनराइज टेलीकॉम के साथ मिलकर यूरोप का पहला 5G नेटवर्क लॉन्च किया। दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में भी हुआवे के उपकरणों ने 5G की शुरुआती तैनाती में योगदान दिया। हुआवे की 5G तकनीक की एक खासियत इसकी ऊर्जा दक्षता और लागत प्रभावशीलता थी। कंपनी के 5G बेस स्टेशन पारंपरिक 4G स्टेशनों की तुलना में 20% कम ऊर्जा खपत करते थे, जो ऑपरेटरों के लिए लागत बचत का एक बड़ा लाभ था। इसके अलावा हुआवे ने ग्रामीण और कम आबादी वाले क्षेत्रों में 5G कवरेज प्रदान करने के लिए हल्के और कॉम्पैक्ट उपकरण विकसित किए। उपभोक्ता उपकरणों में 5G। तो हुआवे ने न केवल नेटवर्क उपकरणों में बल्कि 5G स्मार्टफोन में भी अग्रणी भूमिका निभाई। 2019 में कंपनी ने हुआवे मेट 20X 5G लॉन्च किया, जो दुनिया का पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध 5G स्मार्टफोन था। इसके बाद हुआवे P40 सीरीज लॉन्च की। हुआवे P40 सीरीज और मेट 40 सीरीज ने 5G कनेक्टिविटी और किरिन चिपसेट के बाजार में धूम मचाई। 2020 तक हुआवे 5G स्मार्टफोन बिक्री में वैश्विक नेता था, जिसने 5G उपकरणों को उपभोक्ताओं के लिए सुलभ बनाया। चुनौतियां और भू राजनीतिक बाधाएं। तो 5G में हुआवे की प्रगति के बावजूद कंपनी को भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2019 में अमेरिका ने हुआवे को अपनी 5G तकनीक और उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया, यह दावा करते हुए कि इसके उपकरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों ने भी हुआवे के 5G उपकरणों पर आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध लगाए। हुआवे ने इन आरोपों का खंडन किया और अपने उपकरणों की सुरक्षा और पारदर्शिता को साबित करने के लिए स्वतंत्र ऑडिट की पेशकश की। इन प्रतिबंधों ने कंपनी के वैश्विक 5G विस्तार को प्रभावित किया, लेकिन हुआवे ने चीन और अन्य सहयोगी देशों में अपनी स्थिति मजबूत की। अध्याय 6 हार्मोनी ओएस और स्वदेशी नवाचार। हुआवे की सफलता की कहानी में हार्मोनी ओएस का विकास और स्वदेशी नवाचारों पर जोर एक महत्वपूर्ण मोड़ है। 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों ने हुआवे को गूगल मोबाइल सेवाओं और अन्य पश्चिमी प्रौद्योगिकियों तक पहुंचने से वंचित कर दिया, जिसने कंपनी को अपनी तकनीकी आत्मनिर्भरता को तेज करने के लिए प्रेरित किया। इस संकट ने हुआवे को न केवल एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करने के लिए प्रेरित किया, बल्कि इसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों क्षेत्रों में स्वदेशी नवाचारों का नेतृत्व करने का अवसर भी दिया।
इस अध्याय में हम हार्मनी ओएस के उदय और हुआवे के अन्य स्वदेशी नवाचारों और उनके वैश्विक प्रभाव की पड़ताल करेंगे। तो हार्मनी ओएस का जन्म 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद हुआवे ने अपने स्मार्टफोन्स और अन्य उपकरणों के लिए गूगल के एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए हार्मनी ओएस विकसित करने की घोषणा की। हार्मनी ओएस, जिसे चीन में होंगमेंग ओएस के उस नाम से भी जाना जाता है, होंगमेंग ओएस यानी होंगमेंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, एक माइक्रो कर्नेल आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, स्मार्ट वॉच, टीवी और यहाँ तक कि ऑटोमोटिव सिस्टम जैसे विभिन्न उपकरणों पर काम करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। इसका पहला संस्करण यानी पहला वर्जन हार्मनी ओएस 1.0 2019 में स्मार्ट टीवी के लिए लॉन्च किया गया और 2020 में हार्मनी ओएस 2.0 ने स्मार्टफोन और अन्य उपभोक्ता उपकरणों के लिए रास्ता खोला। 2024 तक हार्मनी ओएस 900 मिलियन से अधिक उपकरणों पर स्थापित इंस्टॉल हो चुका था, जिसने इसे चीन में दूसरा सबसे लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, जो एंड्रॉइड और आईओएस के बाद तीसरे स्थान पर था। हुआवे ने दावा किया कि हार्मनी ओएस की माइक्रो कर्नेल संरचना यानी माइक्रो कर्नेल स्ट्रक्चर इसे एंड्रॉइड की तुलना में अधिक सुरक्षित और कुशल बनाती है, क्योंकि यह विभिन्न उपकरणों के बीच निर्बाध एकीकरण प्रदान करता है। हुआवे मोबाइल सर्विसेज, तो गूगल मोबाइल सर्विसेज के अभाव में हुआवे ने अपने ऐप इकोसिस्टम हुआवे मोबाइल सर्विसेज यानी HMS को विकसित किया। HMS में ऐप गैलरी, हुआवे का ऐप स्टोर और क्लाउड स्टोरेज, मैप्स और AI संचालित सेवाएं जैसे फीचर्स शामिल हैं। 2023 तक ऐप गैलरी में 5,80,000 से अधिक एप्लीकेशन थे और यह 170 से अधिक देशों में उपलब्ध था। हुआवे ने डेवलपर्स को आकर्षित करने के लिए $1 बिलियन से अधिक का निवेश किया ताकि वे HMS यानी हुआवे मोबाइल सर्विसेज के लिए एप्लीकेशन विकसित करें। इस रणनीति ने कंपनी को विशेष रूप से चीन और अन्य एशियाई बाजारों में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद की। स्वदेशी हार्डवेयर नवाचार, तो हार्मनी ओएस के साथ साथ हुआवे ने स्वदेशी हार्डवेयर विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया। अमेरिकी प्रतिबंधों ने कंपनी को सेमीकंडक्टर आपूर्ति, विशेष रूप से TSMC जैसे निर्माताओं से काट दी थी। जवाब में हुआवे ने अपने किरिन चिपसेट्स के डिजाइन को बढ़ावा दिया और SMIC सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन जैसे चीनी निर्माताओं के साथ साझेदारी की। 2023 में हुआवे नेट 16 प्रो किरिन 9000S चिपसेट्स के साथ लॉन्च किया, जो 7 नैनोमीटर प्रक्रिया पर निर्मित था, जो 5G कनेक्टिविटी का समर्थन करता था। इस लॉन्च ने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि यह दिखाता था कि हुआवे प्रतिबंधों के बावजूद एडवांस चिप्स विकसित करने में सक्षम है। इसके अलावा हुआवे ने कैनपेंग 920 प्रोसेसर को क्लाउड कंप्यूटिंग और सर्वर अनुप्रयोगों के लिए विकसित किया और एटलास 900 AI क्लस्टर को लॉन्च किया, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग सिस्टम माना जाता है। ये नवाचार कंपनी की स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखला यानी स्वदेशी सप्लाई चेन को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। वैश्विक प्रभाव और चुनौतियां, तो हार्मनी ओएस और HMS यानी हार्मनी मोबाइल सर्विसेज ने हुआवे को चीन में एक मजबूत आधार प्रदान किया, जहां गूगल सेवाएं पहले से ही प्रतिबंधित थी। 2024 की पहली तिमाही में हुआवे ने चीन के स्मार्टफोन बाजार में 17% हिस्सेदारी हासिल की, जो एप्पल को पीछे छोड़ते हुए टॉप स्थान पर था। हालांकि पश्चिमी बाजारों में हार्मनी ओएस को अपनाने में चुनौतियां रही,
क्योंकि उपभोक्ता गूगल सेवाओं पर निर्भर थे। इसके बावजूद हुआवे ने मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों में एचएमएस यानी हार्मनी हुआवे मोबाइल सर्विसेज को बढ़ावा दिया। स्वदेशी नवाचारों के लिए हुआवे की प्रतिबद्धता। तो स्वदेशी नवाचारों के लिए हुआवे की प्रतिबद्धता ने इसे भू राजनीतिक प्रतिबंधों के खिलाफ लचीलापन प्रदान किया, लेकिन इस प्रक्रिया में उच्च लागत और जटिलताएं भी आई। उदाहरण के लिए एसएमआईसी उसके साथ चिप निर्माण में निवेश ने उत्पादन लागत को बढ़ाया और वैश्विक डेवलपर्स को एचएमएस के लिए आकर्षित करना एक लंबी प्रक्रिया थी। फिर भी हुआवे ने इन चुनौतियों को अवसरों में बदलने का प्रयास किया। अध्याय 7 चुनौतियां और विवाद। तो हुआवे की वैश्विक सफलता की कहानी जितनी प्रेरणादायक है, उतनी ही चुनौतियों और विवादों से भरी हुई है। एक छोटे से स्टार्टअप से वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गज बनने की यात्रा में हुआवे को भू राजनीतिक तनावों, कानूनी विवादों और तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से 2010 के दशक के अंत में अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने कंपनी के लिए अभूतपूर्व चुनौतियां खड़ी की। इस अध्याय में हम हुआवे के सामने आई प्रमुख चुनौतियों, विवादों और उनसे निपटने की रणनीतियों की पड़ताल करेंगे। तो प्रारंभिक कानूनी विवाद। हुआवे को अपने शुरुआती वर्षों से ही कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2003 में अमेरिकी कंपनी सिस्को सिस्टम्स ने हुआवे पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी और पेटेंट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया। सिस्को ने दावा किया कि हुआवे ने इसके राउटर सॉफ्टवेयर और तकनीकी दस्तावेजों की नकल की है। यह मुकदमा हुआवे के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि यह उस समय वैश्विक बाजार में अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि दोनों कंपनियों ने 2004 में मुकदमे को अदालत के बाहर सुलझा लिया और हुआवे ने अपने उत्पादों में बदलाव किए ताकि भविष्य में इस तरह के विवादों से बचा जा सके। इस घटना ने हुआवे को अपनी अनुसंधान और विकास प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। भू राजनीतिक तनाव और अमेरिकी प्रतिबंध। तो हुआवे के लिए सबसे बड़ी चुनौती 2018 से 2019 में शुरू हुई, जब अमेरिका ने कंपनी को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए प्रतिबंध लगाए। अमेरिकी सरकार ने दावा किया कि हुआवे के उपकरणों का उपयोग जासूसी के लिए किया जा सकता है और इसकी चीनी सरकार के साथ कथित निकटता चिंता का विषय थी। मई 2019 में अमेरिका ने हुआवे को अपनी एंटिटी लिस्ट में शामिल किया, जिसके तहत अमेरिकी कंपनियों को हुआवे के साथ व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा प्रभाव हुआवे के स्मार्टफोन व्यवसाय पर पड़ा, क्योंकि कंपनी को गूगल मोबाइल सेवाओं और अमेरिकी चिप आपूर्तिकर्ताओं जैसे क्वालकॉम और टीएसएमसी तक पहुंच से वंचित कर दिया गया। इन प्रतिबंधों ने हुआवे की वैश्विक स्मार्टफोन बिक्री को प्रभावित किया, विशेष रूप से यूरोप और अन्य पश्चिमी बाजारों में, जहां उपभोक्ता गूगल प्ले स्टोर और जीमेल जैसे ऐप्स पर निर्भर थे। 2020 में हुआवे की वैश्विक स्मार्टफोन बिक्री में 24% की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा जैसे देशों में सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए हुआवे के 5G उपकरणों पर आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध लगाए। हुआवे का जवाब। तो हुआवे ने इन आरोपों का बार बार खंडन किया और दावा किया कि इसके उपकरण अन्य वैश्विक विक्रेताओं की तुलना में अधिक सुरक्षित है। कंपनी ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम में एक साइबर सिक्योरिटी इवैल्यूएशन सेंटर की स्थापना, जहां स्वतंत्र विशेषज्ञ इसके उपकरणों की जांच यानी इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे। हुआवे ने यह भी कहा कि वह एक निजी कंपनी है जो कर्मचारी स्वामित्व मॉडल पर आधारित है और चीनी सरकार का इसमें कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है। प्रतिबंधों के जवाब में हुआवे ने स्वदेशी नवाचारों पर ध्यान केंद्रित किया। कंपनी ने हार्मनी ओएस
और हुआवे मोबाइल सर्विसेज विकसित किए ताकि गूगल सेवाओं पर निर्भरता को कम किया जा सके। इसके अलावा हुआवे ने एसएमआईसी जैसे चीनी सेमीकंडक्टर निर्माताओं के साथ साझेदारी को बढ़ाया और अपने किरिन चिपसेट्स के उत्पादन को स्वदेशी बनाया। 2023 में लॉन्च हुआ हुआवे मेट 16 प्रो, जिसमें 5G सक्षम किरिन 9000S चिपसेट था, जिसने साबित किया कि हुआवे प्रतिबंधों के बावजूद एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित करने में सक्षम है। अन्य चुनौतियां, हुआवे को तकनीकी और वित्तीय चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। स्वदेशी चिप निर्माण और हार्मनी ओएस के विकास में भारी इन्वेस्टमेंट ने कंपनी की लागत को बढ़ाया। 2019 और 2020 में हुआवे की आय में कमी देखी गई क्योंकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और स्मार्टफोन बिक्री में गिरावट ने इसका लाभ प्रभावित किया था, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी प्रभावित की गई थी। इसके अलावा वैश्विक डेवलपर्स को HMS इकोसिस्टम में शामिल करने और उपभोक्ता विश्वास को फिर से हासिल करने में समय और संसाधनों की आवश्यकता थी। अध्याय 8, कॉर्पोरेट संस्कृति और कर्मचारी स्वामित्व। तो हुआवे की सफलता का एक प्रमुख आधार इसकी अनूठी कॉर्पोरेट संस्कृति और कर्मचारी स्वामित्व मॉडल है, जिसने कंपनी को न केवल तकनीकी नवाचार में अग्रणी बनाया, बल्कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में भी लचीलापन प्रदान किया। रेन ज़ेंगफेई के नेतृत्व में कंपनी के फाउंडर रेन ज़ेंगफेई के नेतृत्व में हुआवे ने एक ऐसी संस्कृति विकसित की जो अनुशासन, ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण और दीर्घकालिक सोच पर आधारित है। कर्मचारी स्वामित्व ने कंपनी के 2,07,000 कर्मचारियों को एक साझा लक्ष्य के लिए एक ही लक्ष्य के लिए प्रेरित किया, जिसमें हुआवे को वैश्विक प्रौद्योगिकी जायंट बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अध्याय में हम हुआवे की कॉर्पोरेट संस्कृति, कर्मचारी स्वामित्व मॉडल और इसके प्रभाव की पड़ताल करते हैं। तो रेन ज़ेंगफेई का नेतृत्व और वुल्फ कल्चर। तो रेन ज़ेंगफेई हुआवे के संस्थापक, कंपनी के फाउंडर, उन्होंने अपनी सैन्य बैकग्राउंड, अपने सैन्य पृष्ठभूमि से प्रेरित होकर कंपनी में एक अनुशासित यानी डिसिप्लिन्ड और आक्रामक कार्य संस्कृति को बढ़ावा दिया, जिसे अक्सर वुल्फ कल्चर के रूप में जाना जाता है। इस संस्कृति में 3 मुख्य सिद्धांत हैं: ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण, कर्मचारी के प्रति समर्पण और निरंतर संघर्ष। रेन ज़ेंगफेई ने कर्मचारियों को भेड़ियों की तरह एकजुट, तेज और लक्ष्य उन्मुख होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक बार कहा था, हमें जीवित रहने के लिए लगातार संघर्ष करना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में स्थिरता मृत्यु के समान है। हुआवे की कॉर्पोरेट संस्कृति में कर्मचारियों से लंबे समय तक काम करने और पूर्ण समर्पण की अपेक्षा की जाती है। कंपनी ने 996 कार्य संस्कृति यानी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, सप्ताह में 6 दिन यानी 996 कार्य संस्कृति, उसको प्रोत्साहित किया गया। हालांकि यह बाद में विवाद का विषय बना। इसके बावजूद इस संस्कृति ने कर्मचारियों में एक मजबूत कार्य नीति और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना पैदा की, जिसने हुआवे को तेजी से नवाचार करने और बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद की। कर्मचारी स्वामित्व मॉडल। तो हुआवे की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक इसका कर्मचारी स्वामित्व मॉडल है। कंपनी निजी स्वामित्व वाली है और इसका कोई हिस्सा सार्वजनिक स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध नहीं है। इसके बजाय हुआवे का स्वामित्व इसके कर्मचारियों के बीच वितरित है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। 2023 तक कंपनी के लगभग 2,07,000 कर्मचारियों में से 1,40,000 से अधिक कर्मचारियों के पास कंपनी के शेयर थे। यह मॉडल कर्मचारियों को कंपनी के मुनाफे और दीर्घकालिक सफलता में भागीदार बनाता है, जिससे उनकी प्रेरणा और निष्ठा बढ़ती है। हुआवे का कर्मचारी स्वामित्व प्रोग्राम एक यूनियन के माध्यम से संचालित होता है, जो कर्मचारियों को शेयर खरीदने और लाभांश यानी प्रॉफिट प्राप्त करने की अनुमति देता है।
रेन ज़ेंगफेई के पास स्वयं कंपनी में केवल 0.7% हिस्सेदारी है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी का नियंत्रण कर्मचारियों के बीच वितरित किया गया है। इस मॉडल ने हुआवे को पारंपरिक कॉरपोरेट इंफ्रा ढांचे से अलग बनाया और कर्मचारियों को कंपनी के लक्ष्यों के साथ गहराई से जोड़ा। ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण और पाइप स्ट्रेटेजी। तो हुआवे की कॉरपोरेट संस्कृति का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू इसका ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण है। रेन ज़ेंगफेई ने पाइप स्ट्रेटेजी की अवधारणा पेश की, जिसमें कंपनी को सूचना के प्रवाह जैसे डेटा, कनेक्टिविटी और सर्विसेज को सुचारू बनाने वाली पाइपलाइन के रूप में देखा गया। इस रणनीति के तहत हुआवे ने अपने उत्पादों और सर्विसेज को इस तरह डिजाइन किया कि वे ग्राहकों की जरूरतों को प्राथमिकता दें, चाहे वह टेलीकॉम ऑपरेटर हो या सामान्य उपभोक्ता। उदाहरण के लिए हुआवे ने विकासशील देशों में सस्ते और अनुकूलित टेलीकॉम समाधान प्रदान किए, जबकि प्रीमियम बाजारों में उच्च स्तरीय स्मार्टफोन्स और 5G उपकरण लॉन्च किए। इस लचीले दृष्टिकोण ने कंपनी को विभिन्न बाजारों में सफलता दिलाई। चुनौतियां और आलोचनाएं। तो हुआवे की कॉरपोरेट संस्कृति और कर्मचारी स्वामित्व मॉडल ने इसे कई लाभ प्रदान किए, लेकिन इनके साथ कुछ आलोचनाएं भी जुड़ी। 996 कार्य संस्कृति, यानी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक और सप्ताह में 6 दिन। इस कार्य संस्कृति पर चीन और वैश्विक स्तर पर आलोचना हुई, क्योंकि कर्मचारियों ने कार्य जीवन संतुलन की कमी की शिकायत की। इसके अलावा कर्मचारी स्वामित्व मॉडल की पारदर्शिता पर सवाल उठे, क्योंकि कुछ विश्लेषकों ने इसे चीनी सरकार के साथ संबंधों को छिपाने का एक तरीका माना। हुआवे ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि इसका स्वामित्व मॉडल पूरी तरह से कर्मचारी केंद्रित है। प्रभाव और विरासत। तो हुआवे की कॉरपोरेट संस्कृति और कर्मचारी स्वामित्व मॉडल ने इसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिकने और भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने की ताकत दी। कर्मचारियों की निष्ठा और समर्पण ने कंपनी को 2019 के अमेरिकी प्रतिबंधों जैसे संकटों से उबरने में मदद की। इसके अलावा इस मॉडल ने हुआवे को अन्य चीनी कंपनियों के लिए एक प्रेरणा बनाया, जो कर्मचारी केंद्रित स्ट्रक्चर संरचनाओं को अपनाने की कोशिश कर रही है। अध्याय 9, पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेवारी। तो हुआवे की वैश्विक सफलता केवल प्रौद्योगिकी और व्यापार तक सीमित नहीं है। कंपनी ने पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक जिम्मेदारी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एक वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गज के रूप में हुआवे ने अपने कारोबार को इस तरह संचालित करने की प्रतिबद्धता दिखाई है, जो न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा दे, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और समुदायों के कल्याण को भी प्राथमिकता दे। डिजिटल समावेशन, नवीकरण, रिन्यूएबल एनर्जी और कम कार्बन समाधानों में निवेश के माध्यम से हुआवे ने सतत विकास के लिए एक मजबूत आधार बनाया है। इस अध्याय में हम हुआवे के पर्यावरणीय और सामाजिक पहल, उनके कार्यान्वयन और वैश्विक प्रभाव की पड़ताल करेंगे। तो पर्यावरणीय स्थिरता और कम कार्बन समाधान। हुआवे ने अपनी पर्यावरणीय रणनीतियों को ग्रीन हुआवे, ग्रीन पाइपलाइन और ग्रीन वर्ल्ड इसके दृष्टिकोण पर आधारित किया है। कंपनी ने 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को 2019 के स्तर से 50% तक कम करने और 2040 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है। 2023 तक हुआवे ने अपने मुख्य प्रोडक्ट में संसाधन खपत को 20% से अधिक कम किया और 3000 से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी से संचालित साइट स्थापित की। हुआवे की टेलीकॉम उपकरण डिजाइन में ऊर्जा दक्षता एक प्रमुख पहलू है। उदाहरण के लिए कंपनी के 5G बेस स्टेशन पारंपरिक 4G स्टेशनों की तुलना में 20% कम एनर्जी खपत करते हैं। इसके अलावा हुआवे ने अपने फ्यूजन सोलर समाधानों के माध्यम से सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया। इंडोनेशिया में कंपनी ने ऑफ ग्रिड क्षेत्रों में सोलर एनर्जी से संचालित टेलीकॉम साइट स्थापित की, जिसने ग्रामीण समुदायों को कनेक्टिविटी प्रदान की
और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम किया। हुआवे ने सर्कुलर इकोनॉमी को भी अपनाया। 2023 में कंपनी ने 97% से अधिक इलेक्ट्रॉनिक कचरे को रिसाइकिल किया और अपने उत्पादों में पुनर्नवीनीकरण यानी रिसाइक्लेबल मटेरियल का उपयोग किया, उसका उपयोग बढ़ाया। इसके पैकेजिंग डिजाइन में प्लास्टिक की खपत को 50% तक कम किया गया, जिसने पर्यावरणीय प्रभाव को और कम किया। सामाजिक जिम्मेदारी और डिजिटल समावेशन। तो हुआवे ने डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की है, जिनका उद्देश्य तकनीकी अंतर को पाटना और वंचित समुदायों को सशक्त बनाना है। कंपनी की टेक टेक फॉर ऑल पहल सुरक्षा टेक फॉर ऑल पहल डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण कनेक्टिविटी प्रदान उस पर केंद्रित है। 2023 तक टेक फॉर ऑल, जिसने 100 से अधिक देशों में 2 बिलियन से अधिक लोगों को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया। बांग्लादेश में हुआवे ने मोबाइल डिजिटल बसें तैनात की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त इंटरनेट और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करती है। यह पहल विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था में शामिल करने के लिए डिजाइन की गई थी। केन्या देश में हुआवे ने डिजिट्रक प्रोग्राम शुरू किया, जो सोलर एनर्जी से संचालित मोबाइल क्लासरूम के माध्यम से ग्रामीण समुदायों में तकनीकी शिक्षा प्रदान करता है। हुआवे ने शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान दिया है। कंपनी ने हुआवे आईसीटी एकेडमी की स्थापना की, जो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के साथ साझेदारी करके तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करती है। 2023 तक इस अकादमी ने 1500 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में 1,20,000 छात्रों को प्रशिक्षित किया, जिसने आईसीटी उद्योग के लिए कुशल कार्यबल तैयार किया। सामुदायिक सहायता और आपदा राहत। तो हुआवे ने वैश्विक आपदा राहत प्रयासों में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान कंपनी ने 50 से अधिक देशों में मेडिकल उपकरण, मास्क और टेलीकॉम समाधान प्रदान किए। उदाहरण के लिए हुआवे ने वुहान, चीन में जहां से कोरोना पैदा हुआ था, वुहान चीन में अस्थायी अस्पतालों के लिए 5G नेटवर्क तैनात किए, जिसने टेलीमेडिसिन और रिमोट डायग्नोस्टिक्स को सक्षम बनाया। 2023 में टर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद हुआवे ने प्रभावित क्षेत्रों में संचार नेटवर्क को बहाल करने के लिए आपातकालीन उपकरण और तकनीकी सहायता प्रदान की। इन प्रयासों ने कंपनी की सामाजिक जिम्मेवारी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाया। चुनौतियां और आलोचनाएं। तो हुआवे की पर्यावरणीय और सामाजिक पहल की सराहना की गई, लेकिन कुछ आलोचकों ने इन्हें कंपनी की छवि सुधारने का प्रयास माना। भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल विवादों के कारण कुछ देशों में हुआवे की सामाजिक पहल को संदेह की नजर से देखा। इसके अलावा पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उच्च लागत और जटिल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की आवश्यकता थी। फिर भी हुआवे ने अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा और थर्ड पार्टी ऑडिट के माध्यम से अपनी प्रगति को सत्यापित किया। अध्याय 10, वित्तीय प्रदर्शन और वैश्विक प्रभाव। तो हुआवे की सफलता का माप केवल इसके तकनीकी नवाचारों और वैश्विक विस्तार तक सीमित नहीं है। इसकी वित्तीय उपलब्धियां और वैश्विक प्रभाव भी कंपनी की कहानी को परिभाषित करते हैं। एक छोटे से स्टार्टअप से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी दूरसंचार उपकरण निर्माता और स्मार्टफोन बाजार की अग्रणी कंपनी बनने तक हुआवे ने उल्लेखनीय वित्तीय विकास हासिल किया है। इसके साथ ही कंपनी ने विश्व भर में कनेक्टिविटी और डिजिटल परिवर्तनों को बढ़ावा देकर वैश्विक स्तर पर गहरा प्रभाव डाला है। इस अध्याय में हम हुआवे के वित्तीय प्रदर्शन, इसके वैश्विक नेटवर्क और डिजिटल अर्थव्यवस्था में योगदान की पड़ताल करेंगे। तो सबसे पहले वित्तीय प्रदर्शन। हुआवे ने पिछले 3 दशकों में अभूतपूर्व वित्तीय वृद्धि दर्ज की है।
2023 में कंपनी ने लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की इनकम और 12 बिलियन डॉलर से अधिक का शुद्ध लाभ कमाया। यह उपलब्धि विशेष रूप से प्रभावशाली थी क्योंकि यह अमेरिकी प्रतिबंधों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद हासिल की गई। 2024 की पहली तिमाही में हुआवेई का लाभ पिछले वर्ष की तुलना में 6 गुना बढ़कर 2.7 बिलियन डॉलर हो गया, जो मुख्य रूप से इसके स्मार्टफोन व्यवसाय की चीन में वापसी और क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं की मांग में वृद्धि के कारण था। हुआवेई की आय 3 मुख्य व्यवसाय सेगमेंट से आती है: करियर नेटवर्क, टेलीकॉम उपकरण, उपभोक्ता व्यवसाय यानी स्मार्टफोन्स और अन्य डिवाइसेज, और क्लाउड और उद्यम समाधान। ये तीनों चीजें 2023 में उपभोक्ता व्यवसाय ने कुल आय का लगभग 50% योगदान दिया, जबकि कैरियर नेटवर्क और क्लाउड व्यवसाय ने क्रमशः 30% और 20% योगदान दिया। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद हुआवेई ने चीन के बाजार पर ध्यान केंद्रित किया, जहां इसने स्मार्टफोन और 5G उपकरणों की बिक्री में मजबूत वृद्धि दर्ज की। वैश्विक नेटवर्क और कनेक्टिविटी, तो हुआवेई ने 170 से अधिक देशों में 1500 से अधिक नेटवर्कों का समर्थन किया, जो विश्व की 1/3 आबादी को जोड़ता है। कंपनी के टेलीकॉम उपकरणों ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया, विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे विकासशील क्षेत्रों में। उदाहरण के लिए केन्या देश में हुआवेई ने सफारीकॉम के साथ साझेदारी करके 4G और 5G नेटवर्क का विस्तार किया, जिसने ग्रामीण समुदायों में इंटरनेट पहुंच को बेहतर बनाया। हुआवेई की 5G तैनाती ने वैश्विक डिजिटल परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2023 तक कंपनी ने 700 से अधिक शहरों और 228 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों के साथ डिजिटल परिवर्तन परियोजनाओं में भागीदारी की। इसके 5G नेटवर्क ने स्मार्ट सिटी, औद्योगिक स्वचालन और टेलीमेडिसिन जैसे क्षेत्रों में क्रांति लाई। उदाहरण के लिए हुआवेई ने दुबई में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए 5G समाधान प्रदान किए, जिसने शहरी प्रबंधन और परिवहन क्षमताओं को बेहतर बनाया। क्लाउड और उद्यम समाधान, तो हुआवेई ने अपने हुआवेई क्लाउड व्यवसाय के माध्यम से वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में भी योगदान दिया। 2023 तक हुआवेई क्लाउड में 200 से अधिक क्लाउड सेवाएं और 190 समाधान प्रदान किए, जो 150 से अधिक देशों में उपलब्ध थे। कंपनी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी इंटरनेट की चीजें उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, जिसने उद्यमों को डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने में मदद की। उदाहरण के लिए हुआवेई ने सिंगापुर में एक वित्तीय संस्थान के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित धोखाधड़ी पहचान प्रणाली सिस्टम विकसित की। वैश्विक प्रभाव, तो हुआवेई का वैश्विक प्रभाव केवल इसके उत्पादों और सेवाओं तक सीमित नहीं है। इसने डिजिटल समावेशन और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देकर सामाजिक और आर्थिक विकास में भी योगदान दिया है। कंपनी की टेक फॉर ऑल पहल ने 100 से अधिक देशों में 2 मिलियन से अधिक लोगों को डिजिटल कौशल प्रदान किया। इसके अलावा हुआवेई ने 1500 से अधिक यूनिवर्सिटीज के साथ साझेदारी करके ICT प्रतिभा विकास को बढ़ावा दिया, जिसने अगली पीढ़ी के तकनीकी नेताओं को तैयार किया। हुआवेई ने विकासशील देशों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। अफ्रीका में कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ाया, जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और व्यापार को सशक्त बनाया। दक्षिण पूर्व एशिया में हुआवेई के स्मार्टफोन्स और क्लाउड समाधानों ने छोटे व्यवसायों को डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्रदान की। चुनौतियां, तो वित्तीय सफलता के बावजूद हुआवेई को वैश्विक प्रतिबंधों और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2019-20 में अमेरिकी प्रतिबंधों ने कंपनी की आय और स्मार्टफोन बिक्री को प्रभावित किया। हालांकि हुआवेई ने स्वदेशी नवाचारों
और चीन के बाजार पर ध्यान केंद्रित करके इन चुनौतियों का सामना किया। अध्याय 11 भविष्य की योजनाएं और नवाचार 2.0। हुआवेई की सफलता की कहानी केवल इसके अतीत और वर्तमान तक सीमित नहीं है। कंपनी का भविष्य उन्मुख दृष्टिकोण और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता ने इसे प्रौद्योगिकी उद्योग में अग्रणी बनाए रखने के लिए तैयार है। 2019 के अमेरिकी प्रतिबंधों और वैश्विक चुनौतियों के बाद हुआवेई ने अपनी रणनीति को नवाचार 2.0 यानी इनोवेशन 2.0 के रूप में फिर से परिभाषित किया, जिसमें सैद्धांतिक और तकनीकी सफलताओं पर जोर दिया गया है। इस अध्याय में हम हुआवेई की भविष्य की योजनाओं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्मार्ट उपकरणों और ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी में इसके विस्तार की पड़ताल करेंगे। नवाचार 2.0 एक नया दृष्टिकोण। हुआवेई ने 2020 में नवाचार 2.0 रणनीति की घोषणा की, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के सैद्धांतिक आधारों को मजबूत करना और भविष्य के लिए अभूतपूर्व समाधान विकसित करना है। इस रणनीति के तहत कंपनी ने 5 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया: 5G और उससे आगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट मोबिलिटी। इन सारे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। हुआवेई का लक्ष्य एक पूर्णतः जुड़ा हुआ बुद्धिमान विश्व बनाना है, जहां डिवाइस, नेटवर्क और सेवाएं निर्बाध रूप से एकीकृत हो। हुआवेई ने इस दृष्टिकोण को लागू करने के लिए विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और उद्योग भागीदारों के साथ सहयोग को बढ़ाया। 2023 तक कंपनी ने 1000 से अधिक वैश्विक विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी की और 10,000 से अधिक शोधकर्ताओं को अपने नवाचार कार्यक्रमों में शामिल किया। उदाहरण के लिए हुआवेई ने ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड जैसे संस्थानों के साथ AI और क्वांटम कंप्यूटिंग में संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की। AI और क्लाउड कंप्यूटिंग में नेतृत्व। तो हुआवेई ने AI और क्लाउड कंप्यूटिंग को अपने भविष्य के विकास का आधार बनाया है। कंपनी का हुआवेई क्लाउड 2023 तक वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा क्लाउड सर्विस प्रदाता बन गया, जो अमेज़न वेब सर्विसेज और माइक्रोसॉफ्ट एजोर के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। हुआवेई ने 200 से अधिक क्लाउड सर्विसेज और 190 समाधान पेश किए, जो स्मार्ट सिटी, वित्तीय सेवाओं और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए हुआवेई ने सऊदी अरब में एक स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए AI संचालित क्लाउड समाधान प्रदान किए, जिसने शहरी प्रबंधन को डिजिटल रूप से बदला। हुआवेई का एटलास 900 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लस्टर, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग सिस्टम माना जाता है, जिसने वैज्ञानिक अनुसंधान और औद्योगिक अनुप्रयोगों में क्रांति ला दी। 2024 में हुआवेई ने एटलास 900 के उन्नत वर्जन को लॉन्च किया, जो मौसम पूर्वानुमान और जीनोम अनुक्रमण जैसे जटिल कार्यों को तेज करने में सक्षम है। स्मार्ट उपकरण और वियरेबल। तो हुआवेई ने स्मार्टफोन के अलावा स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड और अन्य वियरेबल डिवाइस में विस्तार किया है। हुआवेई वॉच GT सीरीज और फ्रीबर्ड्स जैसे उत्पादों ने स्वास्थ्य निगरानी और ऑडियो तकनीक में नवाचार पेश किए। 2024 तक हुआवेई वैश्विक वियरेबल बाजार में तीसरे स्थान पर था, जिसने फिटनेस ट्रैकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित स्वास्थ्य विश्लेषण में नेतृत्व किया। कंपनी ने हार्मनी OS को इन उपकरणों में एकीकृत किया, जिसने उपभोक्ताओं को एक एकीकृत डिजिटल अनुभव प्रदान किया। ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी में प्रवेश। तो हुआवेई ने ऑटोमोटिव उद्योग में भी कदम रखा, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वायत्त ड्राइविंग के क्षेत्र में। कंपनी ने अपने ऑटोमोटिव ब्रांड AITO के तहत इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किए, जो हार्मनी OS और हुआवेई के AI समाधानों से संचालित है। 2023 में AITO M5 और M7 मॉडल्स ने
चीन में मजबूत बिक्री दर्ज की, जिसने हुआवे को BYD और टेस्ला जैसे ब्रांडों के साथ प्रतिस्पर्धी बनाया। हुआवे ने स्मार्ट ड्राइविंग सिस्टम जैसे हाई सिलिकॉन चिप्स और लीडार तकनीक उसको भी डेवलप किया, जो स्वायत्त वाहनों के लिए आवश्यक है। चैलेंजेस और चुनौतियां और भविष्य की बाधाएं। तो हुआवे की भविष्य की योजनाएं महत्वाकांक्षी है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी खड़ी जुड़ी है। वैश्विक प्रतिबंधों ने कंपनी की सेमीकंडक्टर सप्लाई और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंच को सीमित किया है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड जैसे क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा तेज है और हुआवे को पश्चिमी कंपनियों के साथ विश्वास बहाल करने की आवश्यकता है। फिर भी कंपनी ने स्वदेशी नवाचार और स्थानीय बाजारों पर ध्यान केंद्रित करके इन चुनौतियों का सामना करने की रणनीति अपनाई है। अध्याय 12 निष्कर्ष और विरासत। तो हुआवे टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड की कहानी एक छोटे से स्टार्टअप से वैश्विक टेक जायंट बनने की प्रेरणादायक यात्रा है। 1987 में शेंजन चीन के एक शेंजन शहर में रेन ज़ेंगफेई द्वारा स्थापित हुआवे ने तकनीकी नवाचार, रणनीतिक दृष्टिकोण और लचीलापन के बल पर दुनिया के दूरसंचार और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। भू राजनीतिक चुनौतियों, कानूनी विवादों और वैश्विक प्रतिबंधों के बावजूद हुआवे ने अपने मिशन पूर्णतः जुड़ा बुद्धिमान विश्व बनाने को कभी नहीं छोड़ा। इस अंतिम अध्याय में हम हुआवे की यात्रा का सारांश, इसकी विरासत और भविष्य के लिए इसके महत्व को रेखांकित करते हैं। एक अभूतपूर्व यात्रा। हुआवे की शुरुआत 21,000 युआन यानी 3,000 अमेरिकी डॉलर की मामूली पूंजी के साथ हुई थी, जब रेन ज़ेंगफेई ने एक ऐसे चीन का सपना देखा जो टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हो। 1990 के दशक में CN/C08 स्विच के विकास से लेकर 2010 के दशक में स्मार्टफोन और 5G टेक्नोलॉजी में नेतृत्व तक हुआवे ने हर कदम पर नवाचार को अपनाया है, इनोवेशन को अपनाया है। कंपनी ने अनुसंधान और विकास में भारी निवेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप 85,000 से अधिक पेटेंट और 5G मानक आवश्यक पेटेंट में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त हुआ। 2023 तक हुआवे ने 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आय और 170 से अधिक देशों में उपस्थिति के साथ अपनी आर्थिक और तकनीकी शक्ति का प्रदर्शन किया। हुआवे की उपभोक्ता व्यवसाय, विशेष रूप से इसके स्मार्टफोन्स, जिसने इसे लाखों लोगों के जीवन का हिस्सा बनाया। हुआवे P और मेट सीरीज, साथ ही ऑनर ब्रांड, जिसने किफायती कीमतों पर प्रीमियम तकनीक प्रदान की। हार्मनी OS और हुआवे मोबाइल सर्विसेज के विकास ने कंपनी की स्वदेशी नवाचार की क्षमता को साबित किया, विशेष रूप से 2019 के अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद। चुनौतियों से लचीलापन। तो हुआवे की यात्रा चुनौतियों से अछूती नहीं रही। 2003 में सिस्को के साथ पेटेंट विवाद से लेकर 2019 में अमेरिकी प्रतिबंधों तक कंपनी को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए हुआवे के 5G उपकरणों और स्मार्टफोन्स पर प्रतिबंध लगाए, जिसने इसके वैश्विक स्मार्टफोन बाजार हिस्सेदारी को प्रभावित किया। फिर भी हुआवे ने इन संकटों को अवसरों में बदला। किरिन चिपसेट्स, SMIC के साथ साझेदारी और हार्मनी OS जैसे स्वदेशी समाधानों ने कंपनी को तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया। हुआवे की कॉर्पोरेट संस्कृति, जिसे वुल्फ कल्चर के रूप में जाना जाता है, और इसका कर्मचारी स्वामित्व मॉडल, जिसमें 1,40,000 से अधिक कर्मचारियों के पास शेयर है, जिसने इसे लचीलापन और एकजुटता प्रदान की। रेन ज़ेंगफेई का दीर्घकालिक दृष्टिकोण और ग्राहक केंद्रित पाइप स्ट्रेटेजी ने कंपनी को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी स्थिर रखा। वैश्विक प्रभाव और विरासत। तो हुआवे की विरासत इसके तकनीकी योगदान, सामाजिक प्रभाव और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता में निहित है।
कंपनी ने 1500 से अधिक नेटवर्कों के माध्यम से विश्व की 1/3 आबादी को जोड़ा। विशेष रूप से विकासशील देशों में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा दिया। टेक फॉर ऑल पहल ने 2 मिलियन से अधिक लोगों को डिजिटल कौशल प्रदान किया, जबकि हुआवेई आईसीटी एकेडमी ने 1,20,000 छात्रों को प्रशिक्षित किया। पर्यावरणीय स्थिरता के क्षेत्र में हुआवेई ने 3,000 से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी साइट्स स्थापित की और 2030 तक 50% कार्बन उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य रखा। हुआवेई ने स्मार्ट सिटी, टेलीमेडिसिन और औद्योगिक स्वचालन जैसे क्षेत्रों में 5G और AI के माध्यम से वैश्विक डिजिटल परिवर्तन को गति दी। इसके हुआवेई क्लाउड ने 150 से अधिक देशों में उद्यमों को डिजिटल समाधान प्रदान किए। ऑटोमोटिव उद्योग में AITO ब्रांड और स्मार्ट ड्राइविंग तकनीकों ने भविष्य की गतिशीलता को यानी भविष्य की मोबिलिटी को फिर से परिभाषित किया। भविष्य की ओर हुआवेई का नवाचार 2.0 दृष्टिकोण यानी इनोवेशन 2.0 दृष्टिकोण इसे AI, क्लाउड और स्मार्ट मोबिलिटी में नेतृत्व करने के लिए तैयार करता है। कंपनी की विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी, साथ ही हार्मोनी OS की 900 मिलियन डिवाइसों पर उपस्थिति इसके भविष्य के लिए मजबूत आधार प्रदान करती है। हालांकि भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक प्रतिस्पर्धा चुनौतियां बनी रहेंगी, लेकिन हुआवेई का इतिहास दर्शाता है कि यह बाधाओं को अवसरों में बदलने में सक्षम है। हुआवेई की विरासत एक ऐसी कंपनी की है जिसने न केवल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति लाई, बल्कि यह भी साबित किया कि दृढ़ संकल्प, नवाचार और सामूहिक प्रयास वैश्विक मंच पर असाधारण परिणाम दे सकते हैं। यह कहानी न केवल हुआवेई की है, बल्कि उन लाखों लोगों की भी है जिनके जीवन को इसने जोड़ा, सशक्त बनाया और प्रेरित किया। तो ये थी दोस्तों चीन की हुआवेई कंपनी पर आई बुक और दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।